बहुत साल पहले दूर एक देश में एक सुंदर और प्यारी सी लड़की थी। उसकी मम्मी के गुजर जाने पर उसके पापा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली। ये सौतेली माँ तो बुरी ही थी, उनकी दोनों बेटियां भी वैसी ही थी। सौतेली माँ और बहनें उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती। बिल्कुल नहीं, कहीं और बैठ। अरे ग्लास टूट गया, जल्दी साफ कर। देख क्या रही है तू? इन दोनों के मौज मस्तियों के दिन थे और इस बेचारी के सर पर सारे काम का बोझ। घर पे सब उसे सिंड्रेला कहते थे। कभी फुर्सत होती तो वो अपनी बिल्ली के साथ बुझते हुए कोयले के पास बैठ के आग जलाकर आग तापती थी। एक दिन उन्हें राजमहल से न्योता आया। प्रिंस की शान में एक बड़ी पार्टी रखी गई है। शादी के लायक सभी लड़कियों को आमंत्रण है। जब सौतेली माँ अपनी बेटियों को तैयार कर रही थी, सिंड्रेला न चाहते भी उनकी मदद कर रही थी। प्रिंस को वहाँ तुम दोनों से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं दिखना चाहिए। मैं क्यों नहीं आ सकती? शादी के लायक सभी लड़कियों को बुलाया है। अच्छा, ये कपड़े पहन के तू पार्टी में जाएगी? पार्टी की शाम सिंड्रेला घर पर अकेली अपने हालात पर रो रही थी। उसी वक्त चिमनी में एक रोशनी नजर आई और उस रोशनी से निकली एक खूबसूरत परी। जो दिख रहा था उसे उस पर भी यकीन नहीं हो रहा था। ये उसकी माँ थी। माँ। हेलो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम भी राजमहल की पार्टी में जाओगी। सच में? पर कैसे? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जाओ और गार्डन से सबसे बड़ा कद्दू लेके आओ और बिल्ली मौसी तुम 7 चूहे पकड़ कर लाओ। उस परी ने पलक झपकते ही अपने जादू से उस कद्दू को एक शानदार सवारी में बदल दिया। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी चूहों की तरफ घुमाई। चूहों में से एक को उसने ड्राइवर बनाया और बाकी 6 चूहे बन गए शानदार घोड़े। जाओ, अब तुम्हारी बारी। मैं तो राजकुमारी लग रही हूँ, पर माँ मुझे नाचना नहीं आता। अगर प्रिंस के साथ डांस करना पड़ा तो? इन जादुई जूतों को पहनकर सबसे अच्छा नाचोगी तुम। तुम्हें प्रिंस के साथ जरूर नाचना होगा, पर एक बात जरूर याद रखना, ये सारा जादू आधी रात तक ही रहेगा। तुम्हें वहाँ से 12 बजे के पहले ही निकलना होगा। पक्का, मैं आ जाऊंगी आधी रात से पहले। प्रॉमिस। आप मुझे फिर से कब मिलोगे मम्मी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। जैसे ही हमारी सिंड्रेला राजमहल पहुंचती है, सबके सब उसे देखकर चकाचौंध रह जाते हैं। दोनों सौतेली बहनें उसे पहचान ही नहीं पाई और प्रिंस, वो तो उसकी सुंदरता पर मर मिटा था। महाराज और महारानी भी उसे चाहने लगे थे। प्रिंसेस हो तो ऐसी। प्रिंस से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला के साथ नाचने लगा। क्या सुंदर नाच रही थी वो। उसके पास वो जूते जो थे। सौतेली माँ और बहनें जलन के मारे धुआं धुआं हो रही थी। सिंड्रेला इतनी खुश थी कि उसे वक्त का होश ही नहीं रहा और वो मम्मी को किया हुआ वादा भूल गई। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। 12 बजने ही वाले थे। प्रिंस को वही खड़ा छोड़कर वो सीढ़ियों से नीचे भाग गई और भागते हुए उसका एक जूता वही छूट गया। पर अब वो उसे जाके उठा भी नहीं सकती थी।
प्रिंस उसे ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचा और वहाँ उसे मिला सिंड्रेला का जूता। ये जूता जिनका भी हो उन्हें ढूंढ कर लाइए। दुनिया भर में कहीं भी हो वह मिलनी चाहिए। सिपाही पूरे राज्य के हर घर में जाकर लड़कियों को जूता पहनाते रहे, पर वो जूता किसी के भी पैर में नहीं आया। आखिर वह पहुंचे सिंड्रेला के घर। दोनों बहनों ने जूता पहनने की बहुत कोशिश की। जरा सा और जोर लगाओ तो आ जाएगा। क्या है ना, मेरी बेटी का पैर सूज गया है काम कर करके। पर वो जूता उन दोनों के पैर में नहीं आया। सिपाहियों को घर पर एक और लड़की नजर आई। घर में एक और लड़की है। जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना, वो उसके पैर में एकदम सही बैठ गया। आप हमारे साथ राजमहल चलिए साहिबा, हमारे प्रिंस को आपका इंतजार है। सिपाही सिंड्रेला को राजमहल ले गए। सिंड्रेला के राजमहल पहुंचने पर प्रिंस ने उसे देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत खुश था। प्रिंस ने झुककर सिंड्रेला से पूछा, प्रिंसेस, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बिना किसी झिझक के सिंड्रेला ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। पर मेरे जूतों का जादू अब तक कैसे चल रहा है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी। मैं अब समझी मम्मी, ये सब आपका ही कराया था। स्नो वाइट एंड द 7 डवार्फ्स। बहुत पहले यहाँ से बहुत दूर एक बहुत शानदार कैसल हुआ करता था। इसी शानदार कैसल में एक खूबसूरत सी रानी रहती थी। रानी की बस एक ही इच्छा थी और वो ये थी कि उनकी एक बेटी हो। ठंड का मौसम था। रानी खिड़की के पास बैठ के कपड़े सी रही थी। तभी उन्हें सुई चुभ गई। उन्होंने कॉटन से अपना खून पोंछते हुए एक विश मांगी। मेरी एक विश है, एक बेटी हो मेरी, जिसका रंग स्नो जैसा सफ़ेद हो, जिसकी आंखें तारों की तरह चमके और जिसके लिप्स चेरी जैसे हों और उसका दिल खुशियों से भरपूर हो। और एक दिन क्वीन की विश पूरी हुई। उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा। साल यूं ही गुजरते गए, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दयालु क्वीन बीमार हुई और चल बसी। राजा की उम्र हो चली थी और वो कमजोर होने लगे थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। ये रानी चेहरे से तो खूबसूरत थी, पर दिल से नहीं। बहुत घमंडी औरत थी। हर रोज रानी अपने मैजिक मिरर में देखती और ये सवाल पूछती थी, मिरर, मुझे ये तो बता, कौन है सबसे खूबसूरत? और वो मिरर जवाब देता, और कौन होगा भला आपसे सुंदर यहाँ? रानी ये जवाब सुनकर बहुत खुश होती। इस दुष्ट रानी के आते ही कैसल में सब कुछ बदलने लगा। उनकी करतूतों की वजह से किंगडम को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्हीं इश्यूज को ठीक करने के लिए राजा को कैसल से बाहर जाना पड़ा। दुष्ट रानी बड़ी खुश हुई, क्योंकि राजा नहीं है तो वो अपनी मनमानी कर सकती है। साल पे साल गुजरते गए और स्नो वाइट बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती हो गई। कुछ दूर एक नदी में पानी पीते हुए एक प्रिंस को स्नो वाइट का रिफ्लेक्शन दिखा। उसे आसपास सिर्फ कुछ पंछी नजर आए, स्नो वाइट नहीं मिली। एक दिन रानी ने फिर से अपने मैजिक मिरर से पूछा, मिरर, मुझे ये तो बता, कौन है सबसे सुंदर? कैसे बोलूं?
आप नहीं रानी, स्नो वाइट है सबसे सुंदर। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबसे खास सिपाही को बुलाया और एक भयानक हुक्म दिया। तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और मुझे उसका दिल लाके दो। सिपाही स्नो वाइट को रानी के पास ले गया। कैसी हो स्नो वाइट? मुझे लगा कि तुम शायद कैसल के अंदर बोर हो रही होंगी। जाओ जरा जंगल की सैर कराओ। हमारा सबसे खास हंटर तुम्हारा ख्याल रखेगा। सिपाही स्नो वाइट को घने जंगल में ले गया। उसे अपना काम करना था, पर स्नो वाइट की नेकी और प्यार भरा दिल देख के वो रुक गया। उसने उसे चेतावनी दी कि कैसल वो लौट के ना जाए। सूरज ढलते ही उसे वहीं छोड़ सिपाही कैसल चला गया। स्नो वाइट को अकेले अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। वो तब तक रोई जब तक उसे नींद ना आ गई। सुबह वो पंछियों की आवाज सुन के उठी, क्योंकि सारे जो वो उसके दोस्त बन गए थे। ये सारी पंछी उसे पहले से जानते थे और इसलिए वो उसे रास्ता दिखाते हुए अपने घर तक ले आए। उनका घर प्यारा और छोटा सा था। थोड़ा ठहर के स्नो वाइट ने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ बहुत छोटा था और सफाई भी नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये घर किसका है, पर वो जाती भी तो कहाँ, तो इसने सफाई शुरू कर दी। घर को चकाचक करने के बाद उसने छोटे छोटे बर्तनों में बना के कुछ खाया। बाकी चीजों की तरह इस घर के बेड्स भी बहुत छोटे थे। स्नो वाइट इतनी थक चुकी थी कि वो जहाँ थी वहीं सो सकती थी। उसने सोचा कि यहाँ वो सेफ है, तो 3 बेड्स को जोड़ के उन पर वो सो गई। शाम को जब 7 ड्वार्फ्स, जिनका ये घर था, काम करके वापस आए, उन्हें बहुत खुशी हुई कि घर इतना साफ था और बढ़िया खाने की खुशबू भी आ रही थी। आदत से मजबूर एक ने थोड़ा खाना गिरा ही दिया। एक ड्वार्फ सोच रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। कुछ गड़बड़ है। किसने किया ये सारा कामकाज? अगर थोड़ा सो लूं तो शायद जवाब दे पाऊं बाद में। 7 ड्वार्फ धीरे से ऊपर अपने बेडरूम में गए। जैसे ही वो पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी सुंदर एक लड़की उनके बेड पे सो रही थी। उनकी आवाज सुन के स्नो वाइट की नींद टूट गई। इतने सारे लोगों को उसे घूरते हुए देख वो डर गई। थोड़ा रुक रुक के वो बोली, मैं स्नो वाइट हूँ। मुझे माफ कीजिए अगर कुछ गलती हुई है मुझसे। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। वो तो हम जानते हैं, वरना तुम क्यों हमारे लिए खाना भी बनाती, सफाई भी करती। डॉक बोला, हम लोग 7 ड्वार्फ्स हैं। ये हैप्पी, ये ग्रम्पी, ये डोपी, स्नीची, बैशफुल और मैं डॉक। और स्लीपी। मुझे सोने दो। स्नो वाइट बहुत खुश थी
कि अब उसके साथ और मजेदार फ्रेंड्स हैं। उसने उन सबको अपनी पूरी कहानी बताई। 7 ड्वार्फ्स को बहुत अफसोस हुआ कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने उससे अपने साथ रहने को कहा। स्नो वाइट मान गई और हमेशा उनके साथ उनकी मदद करने लगी। उनके दिन बहुत मजे से गुजर रहे थे, पर लंबी नहीं चलने वाली थी ये पार्टी। एक दिन दुष्ट रानी ने मैजिक मिरर से फिर वही सवाल किया। मिरर, मुझे ये तो बता, कौन सबसे सुंदर है? रानी, माफ कीजिए, मुझे स्नो वाइट ही सबसे ज्यादा सुंदर है। पर रानी को लगा था कि वो मर चुकी है। उसे नहीं मालूम था कि सिपाही ने काम नहीं किया और खुद ही अब ये काम करने की ठानी। स्नो वाइट सभी ड्वार्फ्स को काम पे भेज रही थी, उन्हें एक किस देके। डॉक ने अपनी वार्निंग्स उसको उस दिन भी दिए। हमारे रूल्स याद है ना? कोई अजनबी आए, दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। ओके टोकी डॉग, पर तुम लोग देर मत करना, ओके? स्नो वाइट खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। ड्वार्फ्स इस टाइम पर नहीं लौट के आते। कौन है? डॉग, तुम लोग हो क्या? बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैं बेचारी क्या बिगाड़ूंगी तुम्हारा, खोलो तो सही। पीप होल से देखने पर एक बेजान सी बूढ़ी औरत दिखी। उसने सोचा, ये क्या भला नुकसान करेगी मेरा, और उसने दरवाजा खोल दिया। हाय मेरी प्यारी बेटी, मैं गुजर रही थी इधर से, अगर कुछ खाने को दे देती, बड़ा आशीर्वाद दूंगी तुझे। स्नो वाइट ने उसे अंदर बुलाया और गरम खाना दिया। भगवान भला करे बेटी तेरा। मेरे पास पैसे तो नहीं, पर एक बढ़िया एप्पल है, इसकी हर बाइट में जादू है। स्नो वाइट ने झट से उसकी एक बाइट ली और वो सर से चकराकर गिर गई। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वही दुष्ट रानी थी, और उस एप्पल में जादू नहीं, जहर था। उसकी एक बाइट में इतना जहर था कि स्नो वाइट ऐसी नींद में सो गई जिसे कभी ना उठ पाए। जब 7 ड्वार्फ्स घर आए, उन्हें स्नो वाइट जमीन पे गिरी मिली। डॉग ने देखा उस एप्पल को। स्नो वाइट सोते हुए भी बहुत सुंदर लग रही थी। ड्वार्फ्स ने उसे एक ग्लास बॉक्स में सजावट के साथ रखा और जंगल में ऐसी जगह रखा जहां उसके सारे दोस्त उससे मिलने आ सकते थे। एक दिन एक प्रिंस उसी जंगल में आया जब स्नो वाइट सो रही थी, और पंछियों ने उसे रास्ता दिखाया, वहां का जहां स्नो वाइट सो रही थी। प्रिंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही सुंदर प्रिंसेस है जिसकी रिफ्लेक्शन उसने एक बार नदी में देखी थी और कई बार सपनों में भी। उसने ग्लास बॉक्स का कवर हटा के स्नो वाइट को किस किया। उसी पल स्नो वाइट और प्रिंस दोनों के सपने सच हो गए और उनका प्यार दुष्टता से जीत गया और स्नो वाइट फिर से ठीक हो गई। उसी समय राजा को अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार का पता चला और उन्होंने मैजिक मिरर को तोड़ दिया और रानी को कैसल से दूर भेज दिया। स्नो वाइट अपने घर, अपने कैसल लौट आई अपने पापा के साथ। स्नो वाइट और प्रिंस की शादी बहुत शानदार हुई। स्नो वाइट राजा, प्रिंस और 7 ड्वार्फ्स के साथ हमेशा खुश रही। हमारी प्यारी जलपरी। महासागर की गहराइयों में
बहुत कुछ छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े वेल्स, शरारती डॉल्फिन्स और रेनबो के हर कलर की मछलियां। उससे भी नीचे, जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी, वहां था डीप सी किंगडम। वहां के लोग अन्य प्राणियों के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। वहां के बादशाह अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहते थे और समुंदरों पर राज करते थे। बादशाह को अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। उन्हें डर था कि कभी ना कभी जमीन के लोग उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उन्हें पानी के ऊपरी हिस्से में तैरने की परमिशन नहीं थी। सागर के बाहर रहने वाले सारे मनुष्य बुरे हैं। वो लोग बुरे क्यों हैं डैडी? क्योंकि मनुष्य सागर को गंदा करते हैं और उसमें रहने वाले प्राणियों को मार डालते हैं। प्यारी जलपरी को जानना था कि जमीन पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। उसकी बहनों से सुनी हुई कहानियां काफी नहीं थीं। उसकी दादी भी उसे मनुष्यों से दूर रहने को कहती थी और वो कहती थी सी गेट से वो तभी बाहर जा सकती है जब वो राजकुमारी बन जाए और अपनी बहनों जितनी बड़ी हो जाए। प्यारी जलपरी ने जब अपनी बहनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसने भी ठान लिया कि वो भी बाहर जाएगी। पर कैसे? वो डॉल्फिन के साथ हिमरन व्हेल से मिलने गई। हिमरन को सी गेट के अंदर बाहर जाने की पूरी आजादी थी। उसने हिमरन को अपना पूरा प्लान बताया, पर हिमरन ने उसे मानने से मना कर दिया। भाई बादशाह से कौन पंगा लेगा? पर फिर उसे उसकी हालत पे दया आ गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। हिमरन और डॉल्फिन सी गेट पर गए। उन्हें देख गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया बिना किसी सवाल के। वहां से काफी दूर जाके हिमरन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अंदर से निकली हमारी प्यारी जलपरी एरियल। एरियल हिमरन की मदद से सागर के ऊपर तक आ गई। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, नीला आकाश देखा। क्या बात है! उसी पल एरियल को म्यूजिक सुनाई दिया। कहां से आ रही थी ये धुन? उसने देखा पास ही एक बड़ी सी शिप थी। उसने पहली बार एक शिप को देखा। ये शिप है ना? चलो चले। डॉल्फिन उसे कहती रह गई ना जाने को, पर वो दूर निकल गई थी। तेजी से जा रही थी वो शिप की ओर। ये शिप किसी बादशाह की थी। वो अपने बेटे प्रिंस एरिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। तभी तो सारी सिंगल प्रिंसेसेस को पार्टी में बुलाया गया था। ये तो प्रिंस है और मनुष्य भी। डॉल्फिन ने फिर से वार्निंग दी। एरियल ने प्रिंस की धुन पे बड़ी खूबसूरती से गाया। प्रिंस को आवाज बहुत अच्छी लगी, पर ये आ कहां से रही है? तुम छुप जाओ एरियल, वरना तुम्हें देख लेंगे, डॉल्फिन ने कहा। प्यारी जलपरी और डॉल्फिन दोनों पानी के अंदर चले गए, सागर की गहराइयों में, सी किंगडम के अंदर। सागर की जादूगरनी सब देख रही थी अपने क्रिस्टल बॉल में। आ गए वो दिन। महासागर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य के साथ। तूफान आ जाओ, तबाही मचा जाओ, सागर के ऊपर अपना जोर दिखा जाओ। जादूगरनी के ऐसा कहते ही भयंकर लहरें प्रिंस की शिप की तरफ बढ़ने लगी और वो पत्थरों की तरफ जाने लगी।
प्यारी जलपरी को ये देखकर बहुत फिक्र होने लगी। ये शिप तो टकरा के टूट के डूब जाएगी, हमें उनकी मदद करनी होगी। जलपरी को डूबे हुए शिप के पास तैरते हुए प्रिंस का फ्लूट मिलता है और फिर दिखते हैं प्रिंस डूबते हुए। वो उसे हाथों हाथ खींच के तैरते हुए सीशोर पे लाती है। उठ जाओ, प्लीज उठो। प्रिंस को होश आता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तुम जिंदा हो, प्यारी जलपरी खुश होके बोली। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन के उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और वो सागर में कूद गई। प्रिंस का एक हेल्पर और एक प्रिंसेस वहाँ आए उसे ढूंढते हुए। एक लड़की ने मुझे बचाया, मैंने उसकी आवाज पहले भी सुनी है, बहुत ही सुकून वाली आवाज थी। जलपरी वापस डीप सी किंगडम में आ चुकी थी। प्रिंस का फ्लूट उसके पास ही था, उन्हीं के बारे में सोच रही थी वो। तभी बादशाह वहां आते हैं और उन्हें वो फ्लूट दिखता है। उसे देखते ही उन्हें पता लग गया कि ये मनुष्य का है। हमारे कुछ नियम हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासकर मेरे बच्चों को। क्या ये सच है कि तुमने किसी मनुष्य को डूबने से बचाया? मुझे बचाना पड़ा, वरना वो वहीं मर जाते, एरियल ने पलटकर जवाब दिया। बस करो, मनुष्य बुरे होते हैं, उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। गुस्से से लाल बादशाह के जाते ही एरियल ने ठान ली कि अब तो करना ही है। एरियल सीधे गई सागर की जादूगरनी के पास और उससे मदद मांगी। मदद तो वो कर देगी, पर बदले में उसे अपनी फीस चाहिए, बहुत महंगी फीस। मैं एक दवाई बनाऊंगी जो तुम्हें मनुष्य बना देगी, तुम्हारे 2 पैर निकल आएंगे। बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज के बिना? थक हार के प्यारी जलपरी मान ही गई, क्योंकि उसके लिए उसका प्रिंस से मिलना बहुत जरूरी था। याद रखना, 30वें दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। एरियल वो दवा घूंट घूंट कर पी गई। वो सागर के ऊपर की तरफ तैर के जाने लगी। धीरे धीरे उसके पैर निकल आए, बिल्कुल मनुष्य की तरह। डॉल्फिन के साथ वो सी शोर पे पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही प्रिंस की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आया। तुम कहीं मिले हैं ना हम? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। एरियल कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर उसने प्रिंस को उसका फ्लूट जरूर दिया। प्रिंस ने उस दिन वाली धुन फिर से बजाई। एरियल ने इशारा किया कि ये धुन उसने पहले भी सुनी है। यही बजाते हुए मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी आवाज सुनी थी, और फिर तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तुम्ही को ढूंढ रहा था मैं। प्रिंस को पूरा यकीन था कि वो लड़की एरियल ही थी जिसने उसे बचाया, पर वो लड़की तो एक जलपरी थी और उसकी खूबसूरत आवाज भी थी। एरियल बेचारी चाहकर भी ना बोल पाई अपनी आवाज जो वो दे आई थी। मुझे लगा तुम एक जलपरी हो। प्रिंस को लगा कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसे बचाया था। फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। प्रिंस प्यारी जलपरी को अपने महल ले गए। बादशाह ने शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया।
वो अपने बेटे की शादी एक प्रिंसेस से कराने वाले थे। बेचारी जलपरी अब चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जब तक बोले नहीं, प्रिंस को पता कैसे चलेगा? उसे जादूगरनी की बात याद आई। याद रखना, तीसरे दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते ही देखते पहले 2 दिन बीत गए, अब तीसरा दिन आ गया। इस दिन बादशाह और उनकी बेगम अपने बेटे की शादी पड़ोसी राज्य की प्रिंसेस से करवाने निकल गए। बेचारी एरियल बोल ही ना पाई प्रिंस से कि वही है वो जिसे वो ढूंढ रहे थे। प्रिंस ने मान लिया कि जो भी उन्होंने देखा वो एक सपना था। एरियल की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, प्रिंस के लिए उसकी चाहत। चौथे दिन का सूरज उगने वाला था। एरियल का रोना रुक नहीं रहा था और तभी कुछ जादू सा हुआ। पहले उसकी सभी बहनें आईं और फिर आई उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम यहाँ आए हैं उस जादूगरनी की कैद से तुम्हें निकालने। और तभी उसके पिता महासागर के बादशाह प्रकट हुए। उनसे अपनी बेटी का गम सहा नहीं गया। एरियल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जाओ मेरी बच्ची। बादशाह ने अपना त्रिशूल दादी माँ के हाथ में रखे एक शंख पर फिराया, जिसमें एरियल की आवाज कैद थी। और एरियल की आवाज लौट आई। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू डैडी, आप लोग सब कितने अच्छे हैं। हिमरन वेल के पीठ पर सवार होके वो प्रिंस की शिप की तरफ रवाना हुई। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी कि प्रिंस अचानक रुक गए। उन्हें जलपरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बिना झिझक के प्रिंस सागर में कूद गए। अपने दोस्तों और परिवारों की मदद से एरियल को उसकी आवाज वापस मिल गई और उसका प्रिंस भी। पर अब वो जलपरी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी बिताने वाली थी मनुष्य बनकर। एरियल और प्रिंस की दुनिया बसी दोस्ती, शांति और प्रेम के पैगाम के साथ जमीन और सागर के बीच।